तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव कहते हैं यह घटना कई सदियों पूर्व की है। द्वारिका नामक राज्य पर सुमन नाम का एक राजा का शासन था। राजा सुमन बहुत ही न्यायी और जनहित के लिए जाने जाते थे। उनके दरबार में कई मंत्री और सेवादार हुआ करते थे। इन्हीं मंत्रियों में से एक मंत्री परमानंद था, जो राजा को आवश्यक सलाहें देता रहता था। उसी समय के दौरान राज्य में एक ज्योतिषी थे जिनका नाम नंद था, जो ज्योतिष शास्त्र में बहुत कुशल थे। वे बहुत विद्वान होने के नाते भी बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जीते थे और उन्हें किसी भी प्रकार का लोभ नहीं था। जो भी व्यक्ति उनके पास आता, वह जो भी चीज दे जाता, नंद उसे स्वीकार कर लेते थे। वे किसी से कुछ भी मांगने का आग्रह नहीं करते थे। यदि उनकी इच्छा होती तो वे अपने ज्ञान के प्रयोग से बड़ी धनराशि जमा कर सकते थे। उनका ज्ञान इतना निपुण था कि उनके द्वारा कही गई बातें सच साबित होती थीं। समय के साथ उनकी प्रसिद्धि मंत्री परमानंद तक पहुंच गई। मंत्री ने अपने एक सेवक को नंद के घर पर भेजा और उनसे मिलने की इच्छा जताई, परंतु नंद ने मंत्री से मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि यदि मंत्री उनसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें स्वयं आकर मिलना होगा। हमें उस मंत्री से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्री परमानंद इसे अपना अपमान मानने लगे और सोचने लगे कि एक साधारण व्यक्ति कैसे उनके आदेश की अवहेलना कर सकता है। फिर वह कुछ सोचकर नंद के घर की ओर चल पड़े। नंद ने उनका स्वागत किया और कहा, हुजूर, मैं एक गरीब आदमी हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। नंद, हमने सुना है कि तुम ज्योतिष विद्या के बड़े ही विद्वान और माहिर हो। हम भी ये विद्या सीखना चाहते हैं। क्या तुम मुझे ये विद्या सिखा सकते हो? ये विद्या मैंने अपने पूर्वजों से सीखी है। अगर आप भी ये विद्या सीखना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसके लिए आपको मेरे घर पर आना होगा। मुझे मंजूर है, लेकिन मैं तुम्हारी पहले परीक्षा लेना चाहता हूँ। फिर मंत्री ने नंद से कुछ प्रश्न किए, जिनके उत्तर नंद ने अपनी ज्योतिषीय विद्या से सटीक जवाब दिए। मंत्री चकित रह गया, क्योंकि वे बातें केवल उसे ही पता थीं। मंत्री परमानंद बहुत प्रभावित हुआ और उसके बाद से वह नियमित रूप से नंद के घर जाने लगा और ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा लेने लगा। धीरे धीरे उनके बीच गहरी मित्रता हो गई और वे अच्छे मित्र बन गए। नंद ने बहुत परिश्रम से अपने मित्र परमानंद को ज्योतिष विद्या सिखाई। मंत्री परमानंद अब ज्योतिषी बन गया था और उसकी भविष्यवाणियां भी सच साबित होने लगी थीं। एक दिन मंत्री ने सोचा कि मुझे अपने मित्र नंद के भाग्य का हिसाब भी लगाना चाहिए। उसने नंद के भाग्य का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि आने वाले 30 दिन नंद के जीवन के बड़े ही अशुभ और मनहूस हैं। अगर 30 दिन तक वो घर से बाहर निकला तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। ये देखकर वो परेशान हुआ। वो जानता था कि उसका गणित अब गलत नहीं हो सकता। मंत्री उसी वक्त नंद के घर पर गया और उसे बताया कि अगले 30 दिन तुम्हारे लिए बड़े ही अशुभ हैं। इतने दिन तक तुम घर से बाहर मत निकलना। जब नंद ने खुद अपने बारे में हिसाब लगाया तो बात सच निकली। सच में आने वाले 30 दिन उसके लिए बड़े ही अशुभ थे। मंत्री जी ने चेतावनी देते हुए कहा, मैंने आपको चेतावनी दे दी है, अब आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें। हम अब 30 दिनों के बाद ही मिलेंगे। ठीक है, मैं अगले 30 दिन तक घर पर ही रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि मैं सुरक्षित रहूंगा। फिर नंद ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया और घर में ही रहने लगे। एक एक करके 29 दिन बीत गए। अब 30वां दिन भी आ गया। नंद को खुशी हुई कि बुरे समय का फासला अब खत्म हो चुका है। 30वें दिन वह तैयार होकर नहा धोकर यह सोचते हुए अपने घर से बाहर निकले कि मंत्री जी मेरे अच्छे मित्र हैं, उनसे मिलना चाहिए। वे हमेशा मेरे घर खुद आ जाते हैं। मैं एक बार भी उनके पास नहीं गया। मंत्री से मिलने की खुशी में वो भूल ही गया था कि 30वां दिन अभी पूरा नहीं गुजरा था और अभी भी अशुभ घड़ियां उसके सिर पर खड़ी थी। वो खुशी खुशी मंत्री जी के महल की तरफ रवाना हो गया। मंत्री जी के महल की तरफ 2 रास्ते जाते थे। एक तो सड़क का रास्ता था और दूसरा नदी के साथ साथ कच्चा रास्ता था। नंद ने सोचा कि शहर की तरफ से सड़क के रास्ते से जाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि रास्ते में बहुत से लोग मिलेंगे और तरह तरह के सवाल पूछेंगे कि इतने दिन ज्योतिषी जी कहाँ पर थे। इसीलिए वो नदी के कच्चे रास्ते से चल पड़ा। वो चलता गया, यहाँ तक कि दोपहर हो गई और सूरज उसके सिर पर चमकने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि मैं अब भटक चुका हूँ
और एक जंगल की तरफ निकल पड़ा हूँ। वहां हर तरफ पूरी तरह से शांति छाई हुई थी। आसपास कहीं भी ना तो कोई मनुष्य नजर आ रहा था और ना ही कोई पशु। जैसे ही वह आगे बढ़ा उसे एक पुराना खंडहर नजर आया। नंद अत्यधिक थकान महसूस कर रहा था और सोचने लगा कि उसे इस खंडहर में जाकर थोड़ी देर के लिए विश्राम करना चाहिए। इस विचार के साथ वह खंडहर के भीतर चला गया। अंदर जाने पर उसने देखा कि वहां 7 बड़े संदूक रखे हुए थे। उसे उत्सुकता हुई कि इन संदूकों में क्या हो सकता है और उसने एक पत्थर उठाकर संदूकों के ताले तोड़ दिए। अंदर की ओर देखने पर उसे पता चला कि संदूकों में खजाना भरा हुआ था, जिसमें हीरे, मोती, सोना, चांदी और अन्य कीमती जवाहरात शामिल थे। इसे देखकर वह इतना हैरान रह गया कि अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके भी उस खजाने का रहस्य पता नहीं चल पाया। अंत में उसने सोचा कि इस खजाने के बारे में अपने मित्र मंत्री परमानंद को बताना सबसे अच्छा होगा, क्योंकि इतनी सारी दौलत हमारे लिए कोई काम की नहीं है। वह बदहवासी में वापस शहर की ओर दौड़ पड़ा और वहां से मंत्री के महल की ओर चल पड़ा। मंत्री ने जब सुना कि नंद खुद आया है तो वो बहुत ही हैरान हुआ। उसके हिसाब से तो अभी नंद का 30वां दिन पूरा नहीं हुआ था। नंद की जान सूरज ढलने तक खतरे में थी। वो तुरंत नंद को महल के अंदर बुला लाया और बोला, आपने क्यों तकलीफ की? वैसे भी अभी 30वां दिन पूरा नहीं हुआ है। हाँ भाई, मुझे मालूम है कि आज 30वां दिन है और बाकी के 29 दिनों की तरह ये भी बीत जाएगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज का दिन मेरे लिए बड़ा ही भाग्यशाली है। इसके बाद उसने खजाना मिलने की बात मंत्री को बता दी और कहा कि इतनी दौलत का भला मैं क्या करूँगा, आप ही ये खजाना रख लें। हाँ, अगर आपका दिल चाहे तो उसमें से कुछ मुझे भी दे देना। यह सुनकर मंत्री बहुत चकित हुआ। उसने तत्काल 2 घोड़े बुलवाए और उन पर सवार होकर खजाने की जगह पर पहुंचा। वहां पर इतना विशाल खजाना देखकर मंत्री की आंखें चौड़ी रह गईं और उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि यदि नंद यह बात किसी और को बता देता है तो यह समाचार धीरे धीरे राजा तक पहुंच जाएगा। ऐसे में राजा इस खजाने पर अधिकार कर लेगा और मेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसी वजह से जरूरी है कि नंद को खत्म कर दिया जाए। यह सोचकर मंत्री ने नंद को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और अपनी तलवार निकाल ली। यह देखकर नंद हैरान हो गया और बोला, परमानंद, क्या बात है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? हाँ, गलती तो तुमसे हुई है और तुम्हारी गलती यह है कि इतने बड़े खजाने के बारे में तुमने मुझे बता दिया। अब मुझे डर है कि अगर तुमने ये बात किसी और से कही तो खजाना मेरे हाथ से जाता रहेगा, इसीलिए तुम्हारी जबान बंद करना जरूरी है। ये सुनकर नंद की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। वो बोला, मैं वचन देता हूं कि ये बात किसी और से ना कहूंगा। मंत्री ने हंसकर कहा, बकवास बंद करो, तुम अपनी जान बचाने के लिए ये कसम खा रहे हो। नंद ने उसकी बहुत ही मिन्नतें की, दया की भीख मांगी, लेकिन मंत्री के सर पर तो मानो खजाने का भूत सवार था। जब नंद ने देखा कि उसकी जान बचने की कोई उम्मीद नहीं है तो वह बोला, परमानंद, अगर तुम मेरी जान लेना ही चाहते हो तो मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर देना। बोलो, क्या इच्छा है? मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है, उसे कभी मत बताना कि मेरी मौत हो चुकी है। ठीक है, मैं तुम्हारी इस इच्छा को निश्चित रूप से पूरा करूंगा। यह कहते हुए उसने अपने मित्र नंद को मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद वह बाहर खड़े अपने घोड़े को भी मार डालता है। उन दोनों के शवों को उसी खंडहर के अंदर दफना दिया। फिर नदी में अपने हाथ पैर धोकर वह अपने महल की ओर लौट आया। अब वह पूरी तरह से संतुष्ट था कि खजाने पर उसका एकाधिकार है। उसने अपने सबसे विश्वसनीय सेवकों को बुलाया और खजाने को रातों रात अपने महल में ले आया। उसने राज्य के सर्वश्रेष्ठ कारीगरों को बुलाया और उन्हें खंडहर को तोड़कर एक भव्य महल बनाने का आदेश दिया। कुछ महीनों में नदी के किनारे पर एक भव्य महल तैयार हो गया। इसी बीच मंत्री ने नंद की पत्नी को बुलाया और उससे कहा कि नंद को उसने एक खास कार्य के लिए दूसरे राज्य में भेजा है। कुछ समय बाद नंद के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम जय रखा गया। बेटे के जन्म पर जय की मां ने अपने पति को याद करते हुए खूब आंसू बहाए, क्योंकि उसे उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। वो बदनसीब कई बार अपने पति के बारे में पता करने के लिए मंत्री के महल में गई, मगर दरबारों ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वो इसी को अपना भाग्य समझकर घर बैठ गई और मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पालने लगी। नंद का बेटा जय बहुत ही बुद्धिमान था। उसकी मां ने उसकी शिक्षा के लिए पास ही में रहने वाले एक पंडित जी के पास भेजा। जय बड़ा होने लगा। उसकी बुद्धि दूसरों के मुकाबले बहुत ही तेज थी। समय बीता और जय अब युवा हो चुका था। सब लोग कहते थे कि वो अपने पिता नंद से भी ज्यादा बुद्धिमान है।
एक दिन जय को अपने घर पर एक पुरानी किताब मिली। उसने माँ से उस किताब के बारे में पूछा तो माँ ने कहा, बेटा ये तुम्हारे नाना की लिखी हुई किताब है। वो भी एक बहुत ही बड़े ज्योतिष और भविष्यवक्ता थे। जय को वह किताब बहुत आकर्षक लगी। इसके पहले पृष्ठ पर यह वर्णन था कि जो कोई इसे पूरी तरह से पढ़ेगा और समझेगा वह अतीत और भविष्य के रहस्यों को जान लेगा और व्यक्ति के मन की बातें भी पहचान सकेगा। जय ने इस किताब का अध्ययन बड़े मनोयोग से किया। कुछ समय बाद वह रोते हुए चिल्लाने लगा, लेकिन पढ़ना जारी रखा। अचानक वह हंसने लगा। उसकी माँ इसे हैरानी से देख रही थी और पूछा, क्या हो रहा है बेटा? तुम कभी हंस रहे हो तो कभी रो रहे हो। जय ने उत्तर दिया, माँ यह एक अद्भुत किताब है। इसे पढ़ने से मुझे पता चला कि मेरे पिता की हत्या एक क्रूर व्यक्ति ने की थी। इसीलिए मैं रो रहा हूँ और हंस रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने पिता की मौत का बदला अवश्य लूंगा। इस सच्चाई को जानकर जय की माँ बहुत रोई, लेकिन जय ने उसे सांत्वना दी। माँ ये किताब मुझे बताती है कि एक दिन राजा सुमन मुझे अपना मंत्री बनाएंगे और मेरे पिता का कंकाल अभी भी वहीं पर दबा है जहाँ मंत्री परमानंद ने अपना नया महल बनवाया है। उसने वहीं पर मेरे पिता की हत्या की थी। अच्छा, अब मैं बाजार जाकर कुछ खाने पीने का राशन लेकर आता हूँ। लेकिन बेटा राशन के लिए हमारे पास पैसे तो नहीं है, तो चिंता ना कर माँ। इस किताब ने मुझे ऐसा तरीका बताया है जिससे बिना पैसे के ही हमें राशन मिल जाएगा। ये कहकर जय गांव के बनिए के पास गया और उससे बोला, क्या तुम मुझे जानते हो? बनिए ने कहा, तुम नंद के बेटे हो। ठीक कहा, तुम कल से रोज मेरे घर पर 4 सेर आटा, 2 सेर चावल, 1 सेर दाल और घी भेज दिया करना। वो तो ठीक है, लेकिन इसके पैसे कौन देगा? जय ने घूरकर बनिए को देखा और कहा, तुम भूल गए कि अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक किसान को तुम्हारे पास अनाज बेचने के लिए लाया था और तुमने धोखे से उसका सारा अनाज हथिया लिया था। और यही बात मैं अपने न्यायप्रिय राजा को बता दूं तो वो तुम्हें काल कोठारी में डाल देंगे। जय के मुंह से ये बात सुनकर बनिया थर-थर कांपने लगा। जय ने तो उसका सारा राज जान लिया था और ये बात सच भी थी कि उसने पिछले महीने एक किसान को लूट लिया था। जय जो कह रहा था उससे बनिया हैरानी में पड़ गया कि उसे यह गुप्त जानकारी कैसे पता चली। उसने तुरंत हाथ जोड़ते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, पर मेरी शिकायत राजा से मत करना। जय अपने घर लौट गया और अब वह आराम से अपने नाना की लिखी किताब पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पढ़ता गया उसे हजारों नई बातें पता चलती गईं। इस विद्या में वह इतना पारंगत हो गया कि रास्ते चलते लोगों के मन की बात भी वह जान लेता था और कभी भी उसके मुंह से निकली हुई बात गलत साबित नहीं हुई। लोग कहते थे कि वह अपने पिता नंद से भी अधिक बुद्धिमान और कुशल है। एक दिन जय की माँ ने कहा, बेटा मेरा मन मेथी का साग खाने का हो रहा है, लेकिन शहर में मेथी का साग कहीं पर नहीं मिलता। मैंने सुना है कि मंत्री परमानंद के बाग में मेथी का साग लगा हुआ है, किसी को भेजकर वो साग वहां से मंगवा दे। मंत्री परमानंद का नाम सुनकर जय के तन बदन में आग लग गई। वो कहने लगा, ठीक है माँ, मैं मेथी का साग खुद लेने जाता हूँ। जब जय बगीचे में पहुंचा तो दरवाज़ा बंद था। उसने बगीचे के रखवाले को आवाज़ दी। थोड़ी देर बाद एक मोटा सा आदमी दरवाजे पर आया और गुस्से से बोला, क्या बात है भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी माँ का दिल मेथी का साग खाने का है, बस वही चाहता हूँ। तू जानता है कि यह मंत्री जी का बगीचा है, कोई साग की दुकान नहीं है, दफा हो जाए यहाँ से। रखवाला दरवाज़ा बंद ही करने वाला था कि जय ने चिल्लाकर कहा, खबरदार दरवाज़ा बंद मत करना। कल जो सांप तूने मारा था उसकी मादा तुझे डसने के लिए छिपी बैठी है। ये बात सुनकर रखवाला हैरान रह गया। उसने झुककर बाग में इधर उधर देखा तो सचमुच एक नागिन वहां पर दिखाई दी। रखवाला एकदम चौकन्ना हो गया और सोचने लगा कि यह लड़का सचमुच कमाल का है। फिर उसने पूछा कि तुझे कैसे पता चला कि कल उसने एक सांप को मारा था और अब उसकी मादा सांप उसे डसने वाली है? जय ने कहा, इस बात की तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर तुम मुझे साग देना चाहते हो तो दो, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। आओ मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा, लेकिन इस बारे में किसी और को मत बताना, नहीं तो मंत्री परमानंद मेरी खाल खिंचवा लेगा। तुम मंत्री परमानंद की चिंता मत करो, उसके जीवन के दिन अब गिनती के ही बचे हैं। रखवाले ने जय को एक तरफ बैठाया और उसके लिए मेथी का साग लाने चला गया। इसी दौरान मंत्री परमानंद बाग में टहलते हुए आ पहुंचे और जय को देखकर रखवाले से पूछा, ये कौन है हुजूर? ये लड़का तो बड़ी ही अजीबोगरीब बातें कर रहा है जो मेरी समझ से परे है। फिर उसने साग मांगने और सांप की बात उसे बता दी। मंत्री बड़ा ही हैरान हुआ और जय को गौर से देखने लगा। उसने रखवाले को वहां से जाने के लिए कह दिया और जय से पूछा, लड़के तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जय है और मेरे पिता नंद है। नंद का नाम सुनकर मंत्री कांप गया। उसके अंदर डर समा गया, लेकिन फिर वो संभल कर बोला,
तेरे पिता को मैं जानता हूँ, बड़े ही नेक आदमी है वो, मैंने उन्हें एक काम से राज्य से बाहर भेजा हुआ है। ये सुनकर जय को गुस्सा आ गया और वो बोला, आप गलत कह रहे हो। मेरे पिताजी अब इस संसार में नहीं रहे। उनकी जान एक क्रूर व्यक्ति ने पैसे की लालसा में ले ली। अब मैं अपने पिता की मौत का प्रतिशोध लेने की ठान चुका हूं। यह सुनकर मंत्री परमानंद के पसीने छूट गए। उन्हें समझ आ गया कि इस नौजवान को सब पता है और वह मुझसे बदला लेने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। अब इसे किसी तरह धोखे से खत्म करना होगा। मंत्री ने कहा, यह बेहद दुखद है कि तुम्हारे पिताजी की हत्या हो गई। मुझे इसका पता नहीं था, लेकिन अब मैं उस दोषी को खुद सजा दूंगा। अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम इस बाग में क्या करने आए हो। मुझे मेथी का साग चाहिए था, जो केवल इस बाग में मिलता है। मंत्री बोला, ठीक है, तुम यहाँ इंतजार करो, मैं अभी एक नौकर को बुलाकर मेथी का साग लाने को कहता हूँ। यह कहकर मंत्री एक ओर चल दिया और अपने एक विशेष नौकर को अकेले में बुलाकर बोला कि एक युवक वहां बाग में बैठा है। तुम उसे बहला फुसलाकर धोखे से किसी भी तरह तहखाने में ले जाओ और वहां पर बंद कर दो, ताकि वो वहीं पर भूखा प्यासा तड़प तड़प कर मर जाए। अगर तुम ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हारे मन की इच्छा पूरी कर दूंगा और साथ ही तुम्हें हीरे जौहरातों से तोल दूंगा। ये बात सुनकर नौकर तुरंत बगीचे की ओर गया। उसने पीछे से जाकर जय को जकड़ लिया और उसे उठाकर तहखाने की तरफ बढ़ने लगा। जय ने चिल्लाकर कहा, अरे नौकर, तू ये क्या करता है? परमानंद तेरे मन की इच्छा कभी पूरी नहीं करेगा। वो झूठा आदमी है। अगर तूने मुझे मारा तो परमानंद तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। नौकर हैरान हुआ और उसे नीचे रखकर धीरे से बोला, तुझे क्या पता कि मेरे मन में क्या इच्छा है? मैं सब कुछ जानता हूँ। तू मंत्री की बेटी से शादी करना चाहता है और मन ही मन में मंत्री की बेटी भी तुझसे प्यार करती है। नौकर जय के कदमों में गिर पड़ा और बोला, हाँ, मेरी यही इच्छा है। मैं तेरी शादी मंत्री की बेटी से करवा सकता हूँ और वो समय जल्द ही आने वाला है जब मंत्री को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मगर तुम उस वक्त तक उसे मेरा पता ना बताना, जब तक कि वो तुम्हें 3 तमाचे ना मार दे। लेकिन मंत्री ने मुझे तुम्हें तहखाने में बंद करने के लिए हुक्म दिया है। हाँ, तुम उसे कह देना कि तुमने मुझे तहखाने में बंद कर दिया है। फिर नौकर ने उसे छोड़ दिया। जय मेथी के साग को लेकर अपने घर की दिशा में चल पड़ा। इसके पश्चात नौकर परमानंद के समक्ष गया और कहा कि उसने वह लड़का को तहखाने में बंद कर दिया है। अब मालिक मंत्री इस बात से संतुष्ट थे कि उनके मार्ग की बाधा दूर हो चुकी है। जिस दिन मंत्री ने जय को तहखाने में कैद करने की योजना बनाई, उसी रात्रि को महाराज सुमन को एक विचित्र सपना आया। किंतु जब उनकी नींद खुली तब वे उस सपने को भूल चुके थे। वे अपने अन्य सभी कार्यों को भूलकर केवल इसी चिंता में लगे रहे कि उन्होंने रात को क्या सपना देखा था। वे दरबार में पहुंचे और अपने सभी मंत्रियों से इस बात का जिक्र किया कि वे जानना चाहते हैं कि उन्होंने रात में क्या सपना देखा था और उस सपने का क्या अर्थ है। सभी मंत्री इस बात को लेकर परेशान थे कि आखिर महाराज के सपने के बारे में कैसे पता लगाया जाए। महाराज ने अपने सबसे होनहार मंत्री यानी परमानंद से कहा कि आप हमारे सबसे कुशल मंत्री हैं, आप ही बताएं कि हमने रात को क्या सपना देखा था। जब वह भी महाराज के सपने के बारे में बताने में विफल रहे तो महाराज सुमन क्रोध से तमतमा उठे और कहा, अगर आप 20 दिनों के भीतर मेरे सपने के बारे में नहीं बता पाए तो आप मंत्री बने रहने के योग्य नहीं हैं। और फिर तुम तो ज्योतिष विद्या भी जानते हो, मेरे सपने के बारे में ना बता सके तो तुम्हारी खैरियत नहीं है। राजा का गुस्सा देखकर मंत्री घबरा गया। दरबार खत्म होने के बाद वो अपने महल में गया। देखते देखते 20 दिन भी बीत गए, मगर मंत्री को उस सपना का कोई हल ना मिला। तभी अचानक उसे नंद के बेटे का ख्याल आया। दिल में वो सोचने लगा कि मैंने नौकर को कहकर उसे मरवा डाला। अगर वो आज जिंदा होता तो जरूर सपने के बारे में मुझे बता देता। फिर मंत्री को ख्याल आया कि हो सकता है कि वह जिंदा हो, नौकर ने उसे छोड़ दिया हो। फिर उसने उसी नौकर को बुलाया और कहा, बहुत दिन पहले मैंने तुम्हें एक लड़के को तहखाने में डालने को कहा था। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे हाथों से बच निकला होगा। नहीं हजूर, मैंने तो उसे तहखाने में बंद कर दिया था। अब तक तो उसकी हड्डियां भी गल गई होंगी। मंत्री आग बबूला हुआ और नौकर को एक के बाद एक 3 तमाचे मार डाले और बोला, तू झूठ बोलता है, सच बता दो कि वह लड़का जिंदा है। आपने पहले मुझसे यह बात क्यों नहीं कही? वही लड़का मुझे इसके बारे में बता चुका है कि जब तक आप मुझे 3 थप्पड़ नहीं मारेंगे मैं सच्चाई नहीं बताऊंगा। अब आप जाएं और जय को ले आएं। नौकर तुरंत जय के घर गया और उसे मंत्री के पास ले आया। मंत्री ने जय से माफी मांगी और कहा कि राजा सुमन ने एक सपना देखा है, लेकिन भूल गए हैं कि वह क्या था। तुम अपने विवेक से उस सपने को और उसके अर्थ को बताओ, इससे सभी दरबारियों की जान बच सकती है।
अगर ऐसा है तो कल आप दरबार में राजा से कहें कि मेरा एक शिष्य है जो उनके सपने के बारे में बता सकता है। फिर दरबार में मुझे बुलवा लें, मैं वहां राजा के सपने का रहस्य उजागर कर दूंगा। अब मुझे जाने दीजिए। मंत्री ने मजबूरी में हाँ कर दी। अगले दिन दरबार में मंत्री ने राजा से कहा कि मेरा एक शिष्य है जो आपके सपने के रहस्य को बता सकता है। राजा ने तुरंत एक सेवादार को जय को बुलवाने के लिए भेज दिया। थोड़ी देर बाद सिपाही खाली हाथ लौटकर वापस आया और बोला, हुजूर, जयराज दरबार में आने को तैयार है, परंतु उसे कोई सवारी पसंद नहीं आ रही। उसने एक अजीब शर्त रखी है। कहता है कि वह सिर्फ मंत्री परमानंद की पीठ पर सवार होकर ही महल में आएगा। सारा दरबार ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और राजा भी। फिर राजा ने कहा, मंत्री जी, लगता है आपने अपने शिष्य को बड़ी ही तकलीफ दी है, इसीलिए वो आपको बेइज्जत करना चाहता है। खैर, कारण जो भी हो, हमें अपने सपने के बारे में जानना है। आप वही करिए जैसा कि आपके शिष्य ने कहा है। जाओ और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर ले आओ। मंत्री अनिच्छा से और लज्जा के साथ जय के घर गया, जहां जय ने कूदकर उसकी पीठ पर सवारी की और पूरे रास्ते चाबुक मारते हुए कहा कि देखो, आज मैं अपने पिता के हत्यारे के साथ कैसे व्यवहार कर रहा हूं। महल पहुंचकर उसने मंत्री की पीठ से उतरा। राजा ने पूछा, युवक, पहले यह बताओ कि मंत्री ने तुम्हारे साथ क्या किया कि तुमने उसे यह सजा दी। जय ने कहा, महाराज, उसने मेरे निर्दोष पिता की हत्या की। मंत्री ने चिल्लाकर कहा, हुजूर, यह झूठ बोल रहा है। मैंने उसके पिता को किसी काम से दूसरे राज्य में भेजा था। जय ने कहा, नहीं महाराज, मेरे पिता और उसके घोड़े के हड्डियों का कंकाल आज भी नदी के किनारे इस महल के नीचे मौजूद है। राजा बहुत ही हैरान था। उसने कहा, ठीक है, मैं इस बात की छानबीन करवाऊंगा। पहले तुम ये बताओ कि मैंने क्या सपना देखा और उस सपने का मतलब क्या है। महाराज, आपने देखा कि आसमान से एक उड़ता हुआ पक्षी आया। उसकी चोंच में अंगूर का एक गुच्छा था। उस अंगूर के गुच्छे में 7 दाने थे। पक्षी ने वो गुच्छा आपके हाथ पर रखा और उड़ गया। लेकिन जब आप अंगूर खाने लगे तो एक कौवा आया और उस गुच्छे को आपके हाथ से लेकर उड़ गया। राजा ने कहा, सच, बिल्कुल सच, मैंने बिल्कुल यही सपना देखा था। अब तुम मुझे यह बताएं कि इस स्वप्न का क्या अर्थ है। आपके स्वप्न का वास्तविकता से सीधा संबंध है। मेरे पिताजी नंद को 7 संदूक मिली थी, जिनमें से हर एक में हीरे जेवरात भरा पड़ा था। जब मेरे पिताजी ने इस बात की सूचना मंत्री को दी तो लालच में आकर उसने मेरे पिताजी की हत्या करवा दी, ताकि वे इस खजाने के बारे में किसी और से न कह सकें। और वह खजाना जो राज्य के खजाने में जाना चाहिए था, अब उस मंत्री के पास है। और मेरे पिताजी और घोड़े को मारकर मंत्री ने उसे वहीं जमीन में दफन कर दिया था। यही आपके स्वप्न की सच्चाई है। मंत्री को बिना देरी किए हिरासत में ले लिया गया और उनके महल की छानबीन की गई। इस दौरान वहां 7 संदूक जो कि खजाने से भरे पाए गए। महल के बागान में खुदाई के दौरान नंद और उसके घोड़े के हड्डियों का कंकाल भी मिला। मंत्री के सभी अपराध सामने आ गए थे। उसने राजा से क्षमा याचना की, परंतु न्यायप्रिय राजा ने उसे मृत्युदंड देने का निर्णय लिया। तब जय ने अपने पिता की अस्थियों का पूरी रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया। उसके पश्चात राजा ने जय से कहा, पुत्र, तुम बड़े ही विद्वान और समर्थ हो। मेरी इच्छा है कि तुम मेरे मंत्री बन जाओ। जय ने इस प्रस्ताव को मान लिया और कहा, महाराज, मुझे आपसे एक अनुमति चाहिए। क्या अनुमति चाहिए? पूछो। मंत्री की कन्या का विवाह मेरे एक परिचित से कर दिया जाए, क्योंकि वह लड़की भी उस व्यक्ति को पसंद करती है। राजा ने मंत्री की पत्नी को आमंत्रित किया और उसकी बेटी के विवाह की प्रस्ताव दिया। वह इस प्रस्ताव पर सहमत हो गई। इसके पश्चात मंत्री की बेटी का विवाह उस नौकर से कर दिया गया जिसने जय को कारागार में नहीं डाला बल्कि छोड़ दिया। जय ने अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध ले लिया और फिर वह महाराज सुमन के एक मंत्री के रूप में अपनी मां के साथ एक भव्य महल में निवास करने लगा और एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। इस तरह से यह कथा यही समाप्त होती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, अपने भाग्य के विधाता खुद बन सकते हो। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।